नमस्कार, मैं शैलेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हिस्टोरिका में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीयूईटी पीजी एमए हिंदी 2023 के प्रश्नों पर। और पिछले वीडियो में मैंने चर्चा कर लिया है, आप जाइए प्लेलिस्ट में और देखिए। और साथ ही पाठ्यक्रम का भी वीडियो उसमें है, आप जाकर उसे देखिए और बहुत ही सरल तरीके से समझाया। और सीयूईटी पीजी एमए हिंदी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप प्रश्नों के अभ्यास पर ध्यान दीजिए और प्रश्नों के अभ्यास के साथ साथ प्रश्न पत्र जो है यानी विगत वर्ष प्रीवियस ईयर, तो आप इसे देखना एकदम नितांत आवश्यक समझिए। अगर आप इसे नहीं देखते हैं तो आगामी परीक्षा के लिए उसमें समस्या उत्पन्न होंगी। तो देखिए, आगे हम चलते हैं। बीच में आपको हम टेस्ट सीरीज के बारे में बताएंगे। हमारे यहाँ द हिस्टोरिका परिवार की तरफ से टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है, आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न ये देखिए, उसमें था कुछ पार्ट ए और पार्ट बी 2023 वाले में था, लेकिन 24 में नहीं, 25 में हमें लगता है अभी तक तो कोई सूचना नहीं है, तो नहीं होगा। तो देखिए, पार्ट ए में से एक दो प्रश्न हिंदी के थे, उसमें इसमें शामिल कर लिए हैं। तो देखिए, अनु उपसर्ग से युक्त शब्द को चिन्हित करिए। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। उपसर्ग प्रत्यय आप लोग जानते होंगे। उपसर्ग मतलब किसी शब्द के प्रारंभ में लग करके अर्थ मतलब परिवर्तित करने वाले। तो कौन सा है? देखिए, अनु। अनु मत देखिए, इसमें अनु लगा हुआ है, अनुच्छेद और अनुकूल। देखिए, यही दोनों है। तो क्या है? बी और ई, केवल दो। देखिए, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। देखिए, 2024 में अभिकथन और कारण और 23 में भी सूची, अभिकथन, कारण, ये सब प्रश्न आएंगे, तो आप अभी से तैयारी करिए। और क्योंकि अभिकथन कारण में तथ्यात्मक होते हैं, अगर आपको तथ्य नहीं पता है तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, ये तो संधि है। विद्यार्थी, धर्मात्मा, सूर्यास्त, महात्मा। तो विद्यार्थी ये हम लोग पढ़ते आए हैं, विद्याधन अर्थी होगा। देखिए, यहाँ पे इसको करते हैं और यही विद्याधन अर्थी, ये विद्यार्थी का हो गया। धर्मात्मा का क्या होगा? धर्म धन आत्मा। फिर देखिए, सूर्यास्त क्या होगा? सूर्य धन अस्त। फिर देखिए, महात्मा क्या होगा? चाहे महान आत्मा नहीं, महान आत्मा, ये करिए महान आत्मा। अब देखिए, महात्मा तो इसमें कौन कौन सा, इसमें क्या मिला हुआ है? ये हो गया आ, विद्या अंत में आ रहा है, इस अंत में क्या है? आ, और यहाँ प्रारंभ में क्या है? अ। फिर देखिए, अ धन आ, अधन आ। फिर देखिए, आधन आ। अब देख लीजिए, इसमें आप है ना, देखिए, तो इसमें होगा ए, सूर्यास्त। तो आप इसे मिला लीजिए। और धर्मात्मा आप मिला लीजिए, और आ है धर्मात्मा, ठीक। महात्मा ये होगा। फिर देखिए, विद्यार्थी ये, तो आप इसमें टिक कर लीजिएगा। देखिए, बहुब्रीहि समास में, अब देखिए, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं समास, तो पढ़े होंगे ना। तो देखिए, बहुब्रीहि में ये होता है, या तो अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो आप पर्यायवाची को रट लीजिए। पर्यायवाची शब्द आप सुने होंगे, मतलब ये पढ़ने से, अगर ऑप्शंस जो है यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए, शताब्दी, पंचानन, बेटा बेटी, लौ पुरुष, पीताम्बर। तो पर्यायवाची शब्द भी, मतलब जो भी आप पढ़े होंगे वो सब किसके अंतर्गत, मतलब आएगा किसके अंतर्गत? तो बहुब्रीहि। जैसे हम पीताम्बर बोल रहे हैं, तो पीताम्बर
यानी कृष्ण भगवान। तो देखिए ये समास में होता ही है कि प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों प्रधान न होकर के किसी तीसरे की ओर संकेत देते हैं, तो वही है देखिए पीताम्बर और ये पंचानन, पंचानन शिव, ठीक। तो दोनों मिला करके ये क्या है, बी और ई, ये नहीं होगा बी और ई, ठीक। देखिए आचार्य शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल की अवधि क्या है। देखिए जब आधुनिक काल की अवधि पूछा है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 काशी नागरिक प्रचारिणी सभा, तो उनका जो काल विभाजन था क्या था, 750 विक्रमी संवत से 1350 विक्रमी संवत, फिर 1350 से कितना हुआ 1700, फिर 1700 से 1900, फिर 1900 से 1984 विक्रमी संवत है। तो देखिए इसमें 1900 से 1980 है, तो ये वाला ऑप्शन जो है ऐसी सही है, ठीक। देखिए निम्नलिखित में से सिर उठाना मुहावरे का अर्थ है, तो मुहावरे, अब सिर उठाना यानी किसी का विरोध करना, एकदम सरल सा है। देखिए गीतावली की रचना तुलसीदास ने किस कवि से प्रभावित होकर की है, तो गीतावली की रचना ये तुलसीदास ने सूरदास से प्रभावित होकर की है, एकदम सरल सा प्रश्न है ये। देखिए निम्नलिखित में से किस आलोचक ने हिंदी कहानी और उपन्यास का स्वतंत्र इतिहास लेखन किया है, तो इसमें भी गोपाल राय। अब देखिए नलिन विलोचन शर्मा, नंद किशोर नवल, ये लोग प्रमुख हैं, हम लोग जब पढ़ेंगे विभाजन करके युग के हिसाब से तो देखेंगे। देखिए बच्चन सिंह के अनुसार प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास को स्वयं हिंदी का बेहतरीन नावल कहा है, तो ये है सेवा सदन। अब सेवा सदन, देखिए सेवा सदन 1919 या 1918, 1919 के आसपास है, तो ये सेवा सदन प्रकाशित हुआ और ये बाजारे हुस्न या बाजारे हुस्ने करके था, तो ये अंग्रेज लोग इसको बंद करा दिए थे, है ना। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें है क्या कि सामाजिक मतलब उस समय महिलाओं पे जितना भी कुरीतियां थी, हिल गया क्या, जितना भी मतलब उस समय सेवा सदन में ये दर्शाया गया है कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, अत्याचार और उस पे मतलब महिलाओं का शोषण जिस तरह से था सब पूरा सेवा सदन में दिखाया गया एकदम अच्छे तरह से। तो ये प्रेमचंद का एक महत्वपूर्ण है उपन्यास, तो यही कहें बेहतरीन नाम। कौन बोला है, बच्चन सिंह। देखिए बसेरे से दूर आत्मकथा किस साहित्यकार से संबंधित है, तो बसेरे से दूर किसका है, हरिवंश राय बच्चन। अब हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे। बूंद और समुद्र उपन्यास के रचनाकार हैं। अब देखिए ये है अमृत लाल नागर, ठीक। अमृत लाल नागर जी का एक रचना है मानस का हंस, ये भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनके बारे में आप जानते होंगे, धर्मवीर भारती है ना, और क्या है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो ये लोग महत्वपूर्ण लोग हैं। तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो जीवन परिचय के हिसाब से भी हम लोग एक तरह से देख लेंगे, और जब अब ये काल विभाजन तो पढ़ेंगे ही, उसके बाद युग वाइज कौन कौन से युग में कौन कौन महत्वपूर्ण लोग हैं, उसके बाद जब हमारा कोर्स मतलब एकदम समाप्ति की ओर होगा तो हम जीवन परिचय के मतलब जैसे भारतेंदु जी की बारे में बात करेंगे, तो पूरा उनका जीवन परिचय उनके बारे में एकदम विशेष तौर पे जान लेंगे कि उनसे कोई भी तथ्य छूटे ना। अब देखिए भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किस विद्वान का है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। देखिए अब है कि प्राकृत पैंगलम नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो एकदम देखिए सीधा सा प्रश्न है, इसमें बहुत घुमावदार प्रश्न नहीं है, दो तीन ऑप्शन अब जटिल हो गया, ये 2023 का प्रश्न है। देखिए लक्ष्मीधर, धीरे धीरे सरलता से कठिनता की ओर मतलब जटिल बना रहा है प्रश्न। देखिए महादेवी वर्मा द्वारा रचित श्रृंखला की कड़ियां का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो देखिए उसका है 1942। अब जब महादेवी वर्मा जी की बात आ गई तो आप जानते होंगे कि यामा पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और हम लोग बचपन में पढ़े होंगे, कक्षा 10वीं या 11वीं में है वो गिल्लू लगा हुआ है, मेरा परिवार, मतलब महादेवी जी के बारे में हम लोग 8वीं 7वीं से ही समझ में आता है कि हाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, उनकी कविताएं कुछ न कुछ लगा हुआ होता है हमारे पाठ्यक्रम में।
देखिए अष्ट छाप की स्थापना किसने की? अब देखिए बहुत लोग लगा देंगे वल्लभाचार्य, नहीं, विठलनाथ। देखिए ये वल्लभाचार्य जी जो थे वो पिताजी थे किनके? ये विठलनाथ जी के। अब ये लोग मतलब जब अष्ट छाप की स्थापना किए तो देखिए इसमें ये वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य थे। वल्लभाचार्य और ये विठलनाथ। देखिए वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य थे, वो थे कुंभन दास, कृष्णदास, ये सब देखिए याद होना चाहिए। परमानंद दास, कुंभन दास, कृष्णदास, परमानंद दास, सूरदास। ये देखिए वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य थे। अब ये विठलनाथ जी के थे ये नंददास, चतुर्भुज दास और छीत स्वामी और गोविंद स्वामी। देखिए ये वल्लभाचार्य और ये विठलनाथ, वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य थे और ये विठलनाथ जी के 4 शिष्य। तो अष्टछाप की स्थापना किसने की? विठलनाथ। अब देखिए अंधा युग का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो अंधा युग ये किसकी कृति है? ये धर्मवीर भारती जी की है, ये 1955 में। अब देखिए सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस लेखक की कृति है? तो ये है सुरेंद्र वर्मा जी की। अब देखिए सुरेंद्र वर्मा जी अभी इनका मतलब देखिए जो प्रमुख प्रमुख है उसे हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे है एक 8वां सर्ग, 8वां सर्ग है, सेतु बंध है, ऐसे ढेर सारे हैं, लेकिन जो है महत्वपूर्ण लिखते चल रहे हैं कि हाँ पता रहे, क्योंकि सुनते सुनते याद हो जाएगा मतलब आराम से, क्योंकि पढ़ने से ठीक है, पढ़ने से याद होता है, लेकिन अब जब आप अभ्यास कर रहे हैं, अगर तथ्य आपको बार बार दिखेगा दिखेगा नजर के सामने पड़ेगा, तो आप वहाँ पेपर में अगर लगेगा कि हाँ हम कहीं ना कहीं देखे हैं, अगर आएगा तो। देखिए मानुष प्रेम भयऊ बैकुंठी किसकी काव्य पंक्ति है? अब देखिए यानी कि जो मानव प्रेम है उसको दिव्य बता रहे हैं, ये किनका है? जयसी। क्योंकि ये है प्रेमाश्रयी, है ना? तो ये कहते हैं ना कि प्रेम के बल पे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, तो वही है। तो देखिए बड़े खेद की बात है कि हम लोगों के लिए हिंदी में अभी तक इस ढंग की कोई पुस्तक नहीं लिखी गई जिसमें हमारी प्राचीन उन्नति अर्वाचीन अवनति का वर्णन भी हो और भविष्य के लिए प्रोत्साहन भी। उक्त कथन किस रचना की भूमिका का अंश है? देखिए ये भारत भारती का है। अब भारत भारती किसका है? तो मैथिली शरण गुप्त जी का है। ये कब प्रकाशित हुआ था? 1912, 1912 ईस्वी। तथ्य जो है कि आप याद करते चलिए। देखिए भारतेंदु महावीर प्रसाद द्विवेदी निराला, इन तीनों लेखकों के माध्यम से किस आलोचक ने हिंदी नवजागरण का स्पष्ट नक्शा तैयार किया है? देखिए ये हैं ये रामविलास शर्मा जी। इनका एक बहुत प्रसिद्ध है, हमें लगता है कि ये एनटीए वाले कभी न कभी रामविलास शर्मा जी के प्रश्न मतलब हमेशा, चाहे एनटीए नेट जेआरएफ की पेपर ले, चाहे मतलब कुछ भी हिंदी अगर साहित्य जुड़ा है तो इनको तो जरूर ले रहा है। अब देखिए 24 में भी आया था, 23 में भी है, हमको लगता है कि आगामी परीक्षा में भी होगा, क्योंकि देखिए निराला की साहित्य साधना कब प्रकाशित हुआ था? 1969।
निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना। देखिए अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन निराला द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? अब देखिए निराला द्वारा उपन्यास कौन सा रचित नहीं है? देखिए अप्सरा, अप्सरा जो है उनका रचना है, मतलब अब देखिए अलका उन्हीं का है। इरावती, इरावती नहीं है, इरावती प्रभावती भी है। तो देखिए अब इरावती किसकी है? इरावती है प्रसाद जी की, और ये अप्सरा है 1931, ये अप्सरा। अलका है 1933, अभिरावती है 1936। देखिए प्रसाद जी की है ये, और प्रभावती भी है 1936, लेकिन ये जो है ये प्रसाद जी की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक सूचना है, उसे दे देते हैं कि हमारे यहाँ द हिस्टोरिका परिवार की तरफ से एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है। आप जाइए उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं आप वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि अपना प्लेटफॉर्म कोई नया है, ये विगत 3-4 वर्षों से ये चल रहा है। आप देखेंगे वहाँ शॉर्ट्स वीडियो में भी पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ देखेंगे ना टेस्ट सीरीज में लोग क्या अपना प्रतिक्रिया दिए हैं। तो देख करके अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, और सब कुछ वीडियो में मिल जाएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप अगर इच्छुक हो तो जुड़े। देखिए प्रश्न संख्या 21, भीष्म साहनी ने अपने किस नाटक को ब्लैक कॉमेडी की संज्ञा दी है? देखिए भीष्म साहनी एक बहुत ये तो बाद में आया लेकिन बहुत फेमस है। देखिए भीष्म साहनी, अब देखिए ये है ना, ये मुआवजे, ब्लैक कॉमेडी किसे कहते हैं? मुआवजे को। आलमगीर उन्हीं का है, हानुस उनका ही है, रंग दे बसंती चोला उनका भी उन्हीं का है सब। अब देखिए आलमगीर ये है 1999 का, हानुस है 77 यानी 1977, और मुआवजे 93 शायद, और रंग दे बसंती चोला जो है ये आपका है 98। देखिए तथ्यों को याद करना है, बार बार अभ्यास करिए, याद हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 22, राहुल सांकृत्यायन की रचना क्या है? मेरी जीवन यात्रा, जीवन यात्रा का प्रकाशन वर्ष क्या है? देखिए राहुल सांकृत्यायन जी का जो है ये 1946 ईस्वी। अब इनका है मेरी तिब्बत यात्रा, पढ़े होंगे आप लोग, अगर नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, लेकिन है इनकी रचना मेरी तिब्बत यात्रा। और यूरोप की यात्रा ये है रूस में 25 वर्ष, और है ये किन्नर प्रदेश में, नहीं किन्नर प्रदेश की ओर, और है मतलब ऐसे ढेर सारा है, आप उस पर देखिएगा। क्योंकि अब देखिए राहुल सांकृत्यायन जी, जैसे भीष्म साहनी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु जी, शुक्ल जी, मतलब प्रमुख लेखकों से प्रश्न बनता है। देखिए ये है ये पंक्तियां, अब तो ये 23 में एक पंक्ति था, दे दिया कि ये किसकी पंक्ति है, ये है ना, लेकिन जो अब है नहीं, अब ये 4 ऐसा है ना कि 4 पंक्ति दे देगा और 4 इधर माने की यानी कि कवि, और मिलान करने के लिए देगा, तो आपको पढ़ना होगा। देखिए लिखा है पंडिय सल सत्य बखड़ाई, है ना, और अण मतलब कुछ कटा है क्या? नहीं है, देहि बुद्ध बसंत अण ज्ञान तो अब देखिए मतलब कि ये जो है अपभ्रंश, अपभ्रंश भाषा है, और ये सिद्ध, सिद्ध है ना, ये सराहपा इन्हीं का है। अब अगर सिद्ध की बात करेंगे तो पता होगा किसी सराहपा को सरोज ब्रज, राहुल, राहुल ब्रज या राहुल ऐसा ही कुछ नाम है उनका,
लेकिन सरोज वैसे तो है। अब देखिए ये सरोज राहुल भद्र है शायद, हाँ राहुल भद्र होगा, सरोज राहुल भद्र, ये दो नाम उनका और भी है। और ये 84 सिद्ध होते हैं, प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं। मतलब पूछा गया था इस बार 2024 में कि नाथों की संख्या कितनी है, एकदम सरल सा प्रश्न, 9 नाथ, तो वैसे 84 सिद्ध हैं, आप जानते होंगे। तो सरहपा जो है हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, और इनका नाम पता हो गया, और इनका मतलब हम लोग रचना वचना भी देख लेंगे जब पढ़ेंगे। अब देखिए क्या है, जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो ये पहली कहानी ये है हिंदू पत्रिका। जो हिंदू पत्रिका है ये 1911 12 होगा, 1912। देखिए इसलिए 11-12 बोल रहे हैं, कहीं कहीं 11 मिलता है, कहीं कहीं 12 मिलता है, तो ये पत्रिका में प्रकाशित हुई। ठीक, तो हिंदू पत्रिका और 1912। देखिए देश के लोग किसका कहानी संग्रह है? अब देखिए देश के लोग किसका कहानी संग्रह है, तो ये है अमरकांत। अब देखिए अमरकांत की बात है, देश के लोग जो है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1964। अब देखिए जिंदगी और जोंक सुने होंगे, ये भी बहुत फेमस है अमरकांत जी की। देखिए शुक्ल जी के निबंध संग्रह विचार विधि का परिमार्जित संग्रह है, तो यह है भाग 1 चिंतामणि। देखिए अब देखिए जो शुक्ल जी हैं, ये हिंदी में अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो इन्हें हमें लगता है कि दिन भर में आप क्लास जाएंगे, अभी जब एडमिशन हो जाएगा क्लास जाएंगे तो क्लास प्रारंभ होगा और मतलब पूरा एकदम समाप्ति की ओर होगा। दिन भर में अगर आप जोड़ेंगे तो कम से कम 50 बार तो नाम आएगा, क्योंकि कोई भी होगा तो शुक्ल की किताब से ही होके जाएगा। आप इसलिए उस किताब को लेके पढ़िए। और देखिए इसमें क्या है, निबंध संग्रह। जो शुक्ल जी थे वो आलोचक थे, निबंध। अब देखिए आलोचक और निबंधकार ये सब बाद में हम लोग समझेंगे, लेकिन ये निबंध संग्रह जो लिखे हैं ये मनोवैज्ञानिक तरीके से लिखे हैं। जो चिंतामणि भाग 1 है ना, उसमें केवल क्या है, जैसे श्रद्धा, उत्साह, लज्जा, भक्ति, ये सब मतलब ऐसे करके वो है, मतलब निबंध उसमें ढेर सारे संकलित हैं। तो ये 1939 ईस्वी में प्रकाशित भी हुआ है, ये भी याद रहे। और कुछ नहीं, ठीक है। शुक्ल जी हैं, इनका एक हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित है। और शुक्ल जी के बारे में आप लोग जानते होंगे, बनारस से इनका संबंध रहा है। देखिए एक आलोचक ने लिखा है कि इतिहास में सब कुछ यथार्थ होते हुए भी असत्य है, और कथा साहित्य में सब कुछ काल्पनिक होते हुए भी वह सत्य है। यह कथन किसका है? तो आप देखिए कथा साहित्य की बात हो रही है, तो कथा साहित्य में सबसे बड़ा योगदान कौन दिया है? कथा सम्राट कौन है? प्रेमचंद। तो ये प्रेमचंद जी का है। इसमें देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं, अज्ञे बाद में आए, निर्मल वर्मा बाद, मतलब एकदम पढ़ते हुए पता चल रहा है कि कथा की बात हुई है, कथा साहित्य, तो कथा साहित्य प्रेमचंद कोई भी सही कर लेगा इसे। देखिए अल्प प्राण वर्ण का चयन। देखिए अब अल्प प्राण, हम लोग अगर व्याकरण, बचपन से हम लोग क्या है कि हम लोग हिंदी भाषी पट्टी क्षेत्र के हैं, मतलब हिंदी भाषी जो क्षेत्र है, तो हम लोग व्याकरण पे ध्यान नहीं देते हैं। जो है हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, कहानियां, उपन्यास, नाटक जो भी है, पाठ्यक्रम लगा हुआ है, पढ़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं और हिंदी में ही लिखते हैं, लेकिन व्याकरण जो है हम लोग का बहुत कमजोर है। तो देखिए अल्प प्राण इसमें होता है कि जैसे हम लोग पढ़ते होंगे तो स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, ये सब हम लोग देखेंगे। लेकिन देखिए अल्प प्राण इसमें जो होता है, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जैसे ये क ख ग घ अंग। देखिए तो इसमें जो ये होता है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इसमें जो होता है ये पहला, तीसरा, पांचवा, ये जो होते हैं वर्ण, ये होते हैं अल्प प्राण, और ये जो होते हैं दूसरा और चौथा, ये होते हैं महाप्राण। आप चाहे तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण। अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए व्याकरण तो उतना लगा नहीं है, लेकिन हो सकता है देख ले, क्योंकि
प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, हिंदी साहित्य है। अब व्याकरण में देखिए स्वर वो है, स्वर है, व्यंजन है, फिर उसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला, तो वर्णमाला में लेकिन पढ़ना नहीं है, लेकिन हम बता देंगे, समझा देंगे, छोटा एक वीडियो बना देंगे, उसमें समझा देंगे, क्योंकि देखिए 23-24 में तो नॉर्मल, 25 में क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो ये है सघोष, अघोष, स्पर्श, मतलब सब कुछ। देखिए बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर विज्ञापन किस उत्पाद का है? देखिए ये जो प्रश्न है कहाँ से आया है? ये विज्ञापन आप समझ गए होंगे कहाँ से आया है। ये है आपका यहाँ समझ सकते हैं जनसंचार। देखिए किस शीर्षक से कितना प्रश्न आया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। जनसंचार, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, ये बजाज स्कूटर, जैसे होता है ना कि डेटॉल का एक है, माँ माने डेटॉल का दूल्हा, है ना, सर्फ एक्सल इजी वॉश, दाग अच्छे हैं, तो ये सब क्या है? ये विज्ञापन है ना, एक स्लोगन है, एक लिखा हुआ है ना जिसे कोट, और ढेर सारा है ऐसे, आप लोग अपने स्तर पे देखिएगा है। देखिए आकाशवाणी के महत्वपूर्ण नाटक कार्यक्रम हवा महल का प्रकाशन कब हुआ? देखिए ये 1957 ईस्वी में हुआ है, 1957 ईस्वी में। तो ये हम लोग जब 8 बजता है, तो 8 बजे शुरू होता था शायद, ये आकाशवाणी कहता है ना कि ये है विविध भारती, आप सुन रहे कार्यक्रम हवा महल, तो यही है 1957 से ही प्रकाशित हुआ है। देखिए नागरिक टेली प्रिंटरों का प्रयोग करने वाली पहली समाचार समिति है, तो यह है हिंदुस्तान समाचार। ठीक है, देखिए यह निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेडियो नाटक के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखिए रेडियो और नाटक ये कहाँ से आ रहा है प्रश्न? अभी हम लोग पिछला प्रश्न देखिए, हम लोग कहाँ से ये देखिए नागरिक टेली प्रिंटरों का प्रयोग, ये देखिए जनसंचार से है। देखिए ये भी है ना रेडियो नाटक, तो ये भी जनसंचार से है। तो देखिए रेडियो नाटक असंख्य एवं अदृश्य श्रोताओं को सुनाने के लिए किया जाता, तो जाहिर सी बात है सही है, क्योंकि रेडियो हम लोग वो तो नहीं जान रहा है ना कितने लोग सुन रहे हैं। नाटक असंख्य एवं अदृश्य, देखिए एक जगह वो टेप मतलब वो रिकॉर्ड जो है शुरू किया या रेडियो में जो बोल रहा है, तो कितने लोग सुन रहे हैं कोई उसकी गणना तो है नहीं। और अदृश्य, सही बात है कि रेडियो में कोई तो दिखता नहीं है, क्या है? अदृश्य है। तो ठीक है श्रोताओं को सुनाने के लिए। देखिए परिवेश की स्थापना ध्वनि प्रभाव द्वारा संभव होती है, सही बात है। अब देखिए परिवेश, जैसे अगर रेडियो में, आप रेडियो बचपन में सुने होंगे, तो अगर बारिश है तो बारिश का आवाज आता है, तेज हवा चल रही है तो आंधी की तरह सन हवा की मतलब हवा की आवाज को वो करते हैं। तो वही परिवेश की स्थापना ध्वनि प्रभाव द्वारा संभव है, तो वहां होता ही है। देखिए पात्रों को अभिनेता अभिनेत्रियों के स्वर और बोलने के अंदाज, जाहिर सी बात है हम लोग पता कर लेते हैं। जैसे होता है ना आजकल, आप जानते होंगे दुकान पे जाते होंगे, फोन पे करते होंगे, तो किसकी आवाज रहती है? अमिताभ बच्चन जी की रहती है ना, तो हम लोग समझ जाते हैं कि कौन बोल रहा है। तो आवाज हम लोग पहचानते हैं। अगर हम लोग आवाज ना पहचानते तो मोबाइल पे कैसे पता चलता? कैसे पहचानेंगे कि हमारे पिताजी बोल रहे हैं, भाई बोल रहे हैं, मित्र बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? तो देखिए स्वर और बोलने के अंदाज से पहचाना जाता है, सही बात है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखिए पात्रों की संख्या अधिक होती है तो नहीं, रेडियो है ना, इसमें रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या अधिक नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते। देखिए काव्य हेतु के अंतर्गत परिगणित परिणित होगा क्या? जब चलिए भाई, प्रतिभा को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्रतिभा को शक्ति के नाम से जाना जाता है। ये कहां से प्रश्न है? ये है काव्य हेतु यानी काव्य शास्त्र से। ठीक, देखिए नहीं पराग नहीं मधुर महू का मधु, नहीं पराग नहीं मधु मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। ये पंक्ति किसकी है? ये बिहारी जी की पंक्ति है। देखिए ये बिहारी जी की है, क्या है? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। तो ये कह रहे हैं कि जो नहीं पराग नहीं मधुर मधु, यहाँ जो फूलों का पराग है वो भी मीठा नहीं है, शहद जो है वो भी मीठा नहीं है ना। मधु एक कह रहे हैं कि भौरा, वही कह रहे हैं कि जो नहीं विकास है, यानी कि भौरा जो है एक तरफ संलिप्त है,
नहीं विकास यही काल, माने इस काल में विकास नहीं हो रहा है। अली कली ही सो बंध हो, यानी कि जो भौरे हैं केवल पुष्प की तरफ आकर्षित हैं। तो वही आगे कौन हवाल, यानी आगे क्या होगा। ये किसकी पंक्ति है, यह है बिहारी। देखिए देश दोहे में कौन सा प्रयोजन है, तो देखिए ये है कांता सम्मित उपदेश, यानी कि एकदम तीक्ष्ण बात को भी एकदम सरलता से समझा रहा है। ठीक, ये कांता सम्मित यानी आप इसे समझ सकते हैं, कांता माने क्या होता है, पत्नी, और उपदेश तो आप न चाहते भी सुनते हैं, तो वही चीज कांता सम्मित उपदेश, आप इसे समझने के लिए, लेकिन कांता माने होता है वही पत्नी, और उपदेश तो कांता सम्मित उपदेश याद करने के लिए। देखिए अमंगल निवृत्ति किसका अंग माना जाता है, तो अमंगल निवृत्ति ये काव्य प्रयोजन का, क्या है, काव्य प्रयोजन। ठीक, देखिए किस विद्वान ने मंदबुद्धि राजकुमारों को शिक्षित करने को काव्य का एक प्रयोजन माना है, तो ये कौन है, आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक के बारे में वक्रोक्ति, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं ये। ठीक, आचार्य कुंतक। चलिए देखिए है काव्य में असार वस्तु को दूर करने, सार ग्रहण करने तथा चारुता लाने के कारण शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास ये तीनों स्थान पाते हैं। यह कथन किसका है, तो ये कथन है रुद्रट। ये कथन किसका है, रुद्र। अब देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, देखिए इसमें लिखा हुआ है तब यह काम जरूर हो जाएगा, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा, शायद तब यह काम अवश्य हो जाएगा, तब यह काम शायद अवश्य जरूर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, जरूर, शायद, लेकिन शायद जिसमें लगा हुआ है वो अशुद्ध है, और ये तब यह काम जरूर हो जाएगा ये क्या है, ये शुद्ध वाक्य है। देखिए वही प्रश्न है दोबारा। देखिए वर्तमान काल के कितने भेद हैं, तो देखिए वर्तमान काल कितने भेद हैं, वर्तमान काल के 6 भेद हैं। देखिए तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, और 40 प्रश्न हो चुके हैं, और 40 के बाद जितने प्रश्न बचे हुए हैं सबको हम अगले मतलब यानी कि भाग 2 में इसे पूर्ण कर लेंगे। और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, और मतलब साझा करके कोई बहुत नहीं, आप इसे दोस्तों के पास भेज रहे हैं तो भेजने के साथ साथ आप इसका पहले नोट्स बनाइए। अगर जैसे हम ऑप्शन यहाँ बताए हैं, अगर कुछ छूटा हुआ है तो आप उसे गूगल करिए और पुस्तकों में खोजिए, क्योंकि देखिए तथ्य लिखने से ही याद होंगे, तो आप अभ्यास करिए। हम यहाँ आ रहे हैं प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, और करा के चले जाने से नहीं होगा, आप वीडियो देखिएगा तो ऐसे नहीं होगा, आप अभ्यास करिए, कॉपी पे उसे उतारिए, तो हम यही कहेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक आप तैयारी को एकदम जोरदार तरीके से करिए, और अगर कुछ भी आपको समस्या हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ हमें यहाँ समस्या आ रही है, या जो कुछ भी आपको, तो यहाँ पर आपको सुविधा दिया जाएगा। ठीक।